गैसेस स्टार्ट कर दिया है एंड दैट इज नॉट अ बिग यूनिट कंपैरेटिव, उसमें 2-3 कंसेप्ट्स और कंपैरेटिवली बहुत इजियर कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, तो आज उस चैप्टर को देखते हैं। आई विल ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर और कोशिश करूंगा आज उस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं पूरा। अगर पूरा नहीं हो पाएगा तो एटलीस्ट 90% और 85% तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू और आप जो है अपने नोट्स और कॉपी के साथ रेडी हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो कल मैंने डिस्कस किया था व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल गैसेस और आई वाज हैप्पी टू सी दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर वेरी रिस्पॉन्सिव और ज्यादातर लोगों ने स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया था। तो आइडियल गैस किसको बोलते हैं? बेसिकली गैस की कुछ गैसेस स्टेट ऑफ मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, नेग्लिजिबल वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन और वॉल को कंटेनर के वॉल को स्ट्राइक करते हैं जिससे फोर्स लगता है और ये कोलिजन इलास्टिक होता है। ये सारी बातें कल डिस्कस की थी। इन सारी प्रॉपर्टीज में दो स्पेशल प्रॉपर्टीज शॉर्ट आउट की गई थी जो बुनियाद बनती है, जो बेसिस बनती है किसकी? आइडियल गैसेस की। तो स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो क्या दो प्रॉपर्टीज हैं जो किसी गैस को आइडियल बनाती हैं और किस कंडीशन पे वो प्रॉपर्टीज अचीव हो सकती है? यस, जल्दी बताएं। मैं रिपीट द क्वेश्चन कि व्हाट क्वेश्चन आई एम आस्किंग? यस सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आइडियल गैस होने के लिए क्या प्रॉपर्टीज होती है किसी गैस की और वो किस कंडीशन पे अचीव होती है? वो दो तीन प्रॉपर्टीज जो आप जानते हैं आइडियल गैस। फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इन वेरी वीक। इन वेरी वीक तो नेग्लिजिबल, जीरो कहते हैं। हाँ, ठीक है, ओके। दूसरा, और देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस, वेरी गुड। तो यही बात है, बिल्कुल सही। टेम्परेचर वेरी हाई, प्रेशर में। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग कि दो कंडीशन होती है आइडियल गैस की। पहला क्या है कि देयर शुड बी नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर नेग्लिजिबल, यानी गैस के मॉलिक्यूल से कोई वॉल्यूम नहीं होता, वो पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं और ये हमें अचीव होता है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। अच्छा, जब भी कोई गैस इस तरह का बिहेवियर शो करता है तो उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक पार्टिकुलर रिलेशन फॉलो होता है। व्हाट इज दैट रिलेशन? What is that relation which is followed by a particular gas? Very easy problem with kinetic theory of gases. What is that? Yes. Here आपके स्क्रीन पे PV is equal to nRT। यहाँ पे n को इन्होंने म्यू से लिख रखा है, बेसिकली वो म्यू और n बराबर है। तो we derived 3-4 relations for ideal gas। तो पहला रिलेशन जो बेटा हमने डिराइव किया था वो था PV is equal to nRT। फिर n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं टोटल मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसको रखने के बाद हमें एक रिलेशन मिला था P इज इक्वल टू रो आर टी बाई कैपिटल एम। व्हाट इज कैपिटल एम बेटा? मोलर मास। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमें कुछ ये रिलेशन ही मिला था क्या? Pm इज इक्वल टू रो के टी। ये तीन रिलेशन क्या हमने डिराइव किए थे? mx m into n। हाँ बिल्कुल, n मींस एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने स्मॉल m क्या था? स्मॉल m क्या था? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। कैपिटल M क्या था? मास ऑफ 1 मोल, जिसको मोलर मास बोलते हैं या मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। और mt क्या था बेटा? व्हाट इज mt? टोटल मास ऑफ द गैस इन ए कंटेनर। तो दीज 3 इक्वेशंस वी डिराइव्ड टू यस्टरडे। और k क्या है? k जिसको हम kb बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्या होता है? R यानी गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। आई होप यू रिमेंबर दिस इक्वेशंस, हाउ वी डिराइव दिस इक्वेशंस। आपने इसको भी देखा था, ठीक है? यस, ठीक है। उसके बाद हमने इस आइडियल गैस इक्वेशन में 2-3 कंडीशंस पुट करके बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ तक डिराइव किया था। तो कैन आई जस्ट आई वांट टू नो दिस वाज द स्लाइड फॉर द बॉयल्स लॉ, जिसको हम आइसोथर्मल कंडीशन यानी टेम्परेचर कांस्टेंट पे रखते हैं। तो वी गेट PV इज इक्वल टू कांस्टेंट और ये सब आया था हमारे पास। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, प्रोवाइडेड क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स का होने चाहिए कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स, या कुछ स्टूडेंट्स कल कह रहे थे गिवन मास ऑफ गैस। ऑफ कोर्स गिवन मास का मतलब हुआ कि गैस मॉलिक्यूल्स का मोल्स फिक्स्ड है। क्या यही डिस्कस किया था हमने बॉयल्स लॉ में? यस सर। ठीक है, नोट कर लिया था आपने कल, तो आज तो लिखवाने की जरूरत तो है नहीं।
यानी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है फॉर अ गिवन मास ऑफ गैसेस। ठीक है, ओके। देन वी डिस्कस चार्ल्स लॉ, जिसको हम आइसोबारिक लॉ भी बोल सकते हैं, तो जिसमें हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। एंड वी गॉट टू नो दैट इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट तो गिवन मास या फिर गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस के लिए वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी V by T कांस्टेंट था तो V1/T1 इक्वल्स V2/T2। ये इक्वेशन आया था चार्ल्स लॉ, जिसको आप आइसोबारिक लॉ भी बोल सकते हैं। ओके फाइन। यस सर। यस सर। और उसके बाद हमें एक ग्राफ मिला था वॉल्यूम टेम्परेचर का, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्लोप किसके बराबर है बेटा, NR/P के बराबर। एक और बात पता चली थी कि जैसे जैसे आप स्लोप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ चार्ल्स लॉ यानी आइसोबारिक प्रोसेस के लिए स्ट्रेट लाइन आता है, वो स्लोप कम होगा, प्रेशर ज्यादा स्लोप कम, स्लोप ज्यादा प्रेशर कम, मोर प्रेशर लेस स्लोप। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, may I मूव ऑन, आगे बढ़ सकते हैं इसके बाद। यस सर। यस सर। तो ये ठीक है। अब दो और लॉज बचे हैं, जो कि एक हो गया, देखिए हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज है गैस के, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट करके आइसोथर्मल बना दिया बॉयल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट करके आइसोबारिक बना दिया चार्ल्स लॉ। दूसरा अब व्हाट इज द थर्ड, गे-लुजैक्स लॉ, जिसको वॉल्यूम कांस्टेंट, बिल्कुल सही वेदांत, बिल्कुल सही बोल रहा है। थर्ड इज गे-लुजैक्स लॉ या गाय-लुजैक्स लॉ कुछ लोग बोलते हैं। नो, एवोगाड्रो लॉ तो डिफरेंट है, एवोगाड्रोस लॉ ऑफ हाइपोथेसिस तो अलग है बेटा। ठीक है, द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, वेरी गुड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वेरी गुड। इसमें हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, तो वी कॉल इट गाय-लुजैक्स लॉ। गाय-लुजैक्स लॉ, पता नहीं कहाँ का बंदा है, अजीब अजीब सा नाम है इन लोगों का। तो व्हाट इज द कंडीशन, गाय-लुजैक्स लॉ इज वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक। It means I can call it also isochoric process. What is the condition? Ideal gas equation with have PV is equal to nRT, and I will write P by T is equal to NR over V. Now, अब आप ये कह रहे हैं कि for a given container, for a given number of moles, जिसको कुछ स्टूडेंट्स ऐसे अविनाश लिख रहा है कि given mass, ठीक है, बिल्कुल सही लिख रहा है वो, कि given mass का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है, तो इसमें मोल्स कांस्टेंट, R कांस्टेंट, V कांस्टेंट, तो पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा बेटा, कांस्टेंट। तो फ्रॉम देयर आई गेट P over T इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिससे हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, P1 over T1 इक्वल्स P2 over T2। ये कौन सा लॉ है, आइसोकोरिक लॉ या गे-लुजैक्स लॉ। तो आई कैन ऑल्सो राइट इट P is equal to CT और सिंपली प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये सारे इंफॉर्मेशन अपने कॉपी में नोट करिए, ये बहुत इजी है, आपने देखा लेकिन फिर भी आपको नोट करना चाहिए। तो ग्राफ बनाएंगे जब हम, तो आई कैन राइट P is equal to CT। कैसा ग्राफ आएगा, अगर मैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है क्या, देखिए y is equal to mx plus c होता है बेटा, mx plus c, और ग्राफ जब ओरिजिन से पास होता है तो c क्या होगा, 0, ये तो 0 होगा, तो स्लोप, यस वेरी गुड, तो इट इज गोइंग थ्रू द origin and it will be straight line, and what does the slope gives me, स्लोप क्या होगा, आई कैन वेरी इजीली फाइंड इट, मुझे यहां से मिल रहा है क्या, P is equal to NR/V into T। तो ये वाला टर्म जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या यही स्लोप है क्या, NR/V, ये वाला, यस सर। वेरी गुड। तो स्लोप इज इक्वल टू NR/V। तो मुझे क्या मिल रहा है कि स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम है क्या, फॉर आइसोकोरिक। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, गाय-लुजैक्स वाला मेथड है, वॉल्यूम कांस्टेंट वाला फॉर्मूला है, तो आइसोकोरिक होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, योर स्लोप ऑफ प्रेशर टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सिंपल बात है, मोर वॉल्यूम लेस स्लोप। जितना बड़ा कंटेनर होगा, जितना बड़ा वॉल्यूम होगा, उतना क्या होगा, स्लोप कम होगा। मोर वॉल्यूम लेस स्लोप। I can draw this graph like this, or I can draw this graph like this, for example pressure temperature, 2-3 प्रोसेस ले लें अगर,
दिस इज V1 एंड V2। बताओ कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, V1 या V2? विच इज मोर? V1। Yes, less slope, more volume. So very simple. V1 will be more than V2. नोट करो इसको जल्दी। बिल्कुल सेम है आइसोबारिक की तरह, बस वॉल्यूम कांस्टेंट रख के P/T को कांस्टेंट रखना है। यस सर। ईमानदारी से नोट करिए सारा इंफॉर्मेशन, ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है बेटा। ओके डन, सभी लोगों का हो गया क्या ये नोट? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब Yes, फोर्थ sir. लॉ बचा है जिसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक लॉ। एडियाबेटिक लॉ क्या है? बेसिकली एडियाबेटिक प्रोसेस है एडियाबेटिक लॉ के लिए। एडियाबेटिक ओके। एडियाबेटिक का मतलब क्या हुआ? देखिए, आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोबारिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। एडियाबेटिक का मतलब हुआ आपने उस कंटेनर को जिसमें गैस रखा हुआ है चारों तरफ से इंसुलेट कर दिया, थर्मली इंसुलेट कर दिया। सर नो हीट एंड एनर्जी। यस, वेरी गुड। तो जब थर्मली इंसुलेट करेंगे, जैसे कैलोरीमीटर हो गया, तो उसमें नो हीट ट्रांसफर होगा, तो यू कैन से नो हीट ट्रांसफर। आप ऐसा प्रोसेस करेंगे जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा, इट मींस आई कैन से क्यू, यानी हीट जो है जीरो होगा। हीट ट्रांसफर क्या होगा? जीरो। तो ऐसे प्रोसेस के लिए जो गैसेस लॉ फॉलो करते हैं, दैट इज पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्वेश्चन होता है। अब आप पूछ सकते हैं सर ये गामा क्या है? बिल्कुल बताएंगे, डोंट वरी अबाउट व्हाट इज गामा। मैं आपको अच्छा स्पेसिफिक हीट का नाम सुना था अभी कैलोरीमीटर चैप्टर में? Yes, sir. यस, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट बेटा? हाँ, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यही होता है। Yes, sir. ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट। तो यहाँ पे गामा, तो देखिए सॉलिड, जब हम गैसेस की बात करते हैं ना, तो गैस की जो हीटिंग होती है वो दो तरह से कर सकते हैं। या तो हम वॉल्यूम कांस्टेंट रख के कर सकते हैं, इट मींस गैस का कंटेनर फिक्स कर दिया और उसमें इसको हम आइसो, तो अगर इसको हम फॉर एग्जांपल गैस को हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? mc डेल्टा टी। यहां पे मैं लिख दूंगा n cv डेल्टा टी। n क्या है भाई? नंबर ऑफ मोल्स। n क्या है बेटा? नंबर, बिकॉज गैसेस को मोल के टर्म में डिफाइन करते हैं। यस, वेरी गुड वेदांत, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सीपी मोर देन सीवी, ठीक है। तो इट इज सेइंग अगर कांस्टेंट वॉल्यूम, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, कि गैस को इस तरह हीट किया जा रहा है कि जो कंटेनर है वो रिजिड है। रिजिड कंटेनर का मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? फिक्स्ड। आई होप यू आर गेटिंग दैट। तो Q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एन सीवी डेल्टा टी। आई होप यू आर गेटिंग। इसको बोलते हैं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट, बोल दिया करो यार, कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, दूसरा प्रोसेस क्या है? आप गैस को इस तरह हीट दे रहे हैं कि उसका प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं? जब मैं P इज इक्वल टू C लिख रहा हूं, इसका मतलब समझ रहे हैं? कितने लोग हैं जो इसका मतलब नहीं समझ पा रहे P इज इक्वल टू C का? या सभी लोग समझ रहे हैं P इक्वल टू C या V इक्वल टू C जब मैं लिख रहा हूं? Yes, sir. ठीक है, वो शिवानी क्या मतलब है P इक्वल टू C का? बताना जरा आप सबको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V इज इक्वल टू C, P इक्वल टू C? शिवानी। So pressure constant. हाँ बिल्कुल से, C का मतलब है कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा Q जो होगा N, नंबर ऑफ मोल। अब C को हम Cp लिखेंगे। Cp का मतलब क्या है? कि हम हीट को इस तरह ऐड कर रहे हैं कि प्रेशर गैस का कांस्टेंट होगा। प्रेशर गैस का कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमारे पास देखिए, सॉलिड के केस में एक स्पेसिफिक हीट होता है ना, एक तरीके से। गैसेस में दो तरह के स्पेसिफिक हीट होते हैं, एक सीपी हो गया, दूसरा क्या हो गया? सीवी, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग प्रोसेस और कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग प्रोसेस। तो गामा जो होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी होता है। इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। दोनों स्पेसिफिक हीट गैस का, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, गामा की वैल्यू डिपेंड करती है, डिपेंड
किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ गैस पे। बताऊंगा आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन व्हाट? जैसे नेचर ऑफ गैस का मतलब मोनोटॉमिक है, जैसे लाइक हीलियम है, या डायटॉमिक है, फॉर एग्जांपल इट्स हाइड्रोजन, और पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और CH4। तो उस गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि Cp Cv की वैल्यू क्या होगी। यस, वेरी गुड, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करेगा। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। एक बात और हम बता दें, देखिए, तो ये जो गामा यहाँ पे दिया हुआ पीवी की पावर, दैट इज बेसिकली, अब मैं यहाँ पे आपको वैल्यू लिख दे रहा हूं, आगे मैं समझाऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो गामा की वैल्यू बेटा होती है, गामा की वैल्यू होगी, अगर मोनोटॉमिक गैस है, अलग अलग होती है, तो नोट इट डाउन। गामा जो होता है वो होता है 1.67 फॉर मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक गैस का एग्जांपल दे सकते हो? फॉर मोनोटॉमिक का एग्जांपल लाइक हीलियम हो गया, नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, इस तरह के मोनोटॉमिक गैसेस। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 1.4 किसके लिए? डायटॉमिक के लिए। सर आर्गन भी हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, सभी, एवरी नोबल गैस यू कैन टेक एज अ मोनोटॉमिक। फॉर डायटॉमिक, डायटॉमिक एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और एयर को भी हम डायटॉमिक ट्रीट करते हैं। बेसिकली एयर का मतलब, एयर तो होता तो मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज नॉट अ प्योर गैस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो इसमें मेजॉरिटी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। एयर का मेन कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और दोनों डायटॉमिक होते हैं। तो एयर को बेसिकली हम डायटॉमिक की तरह ही ट्रीट करेंगे। और तीसरा होगा 1.33 फॉर पॉलीएटॉमिक। पॉली मतलब दो से ज्यादा। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे CH CO2 मान लो, CH4 मान लो, ये सारे गैसेस, इसको नोट करिए, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। देखिए उल्टा चलेगा, मोनो में देखिए जितना कम एटम उतना ज्यादा, तो आप ऐसे याद कर लो 1.67, 1.4 और 1.33। मैंने कैसे याद किया था जब मैं 11th क्लास में था आपकी तरह, कि इट इज अपोजिट, जितना कम एटम उतना ज्यादा गामा होगा। आप भी ऐसे याद कर लो। तो दो तरह से गैस को हीट किया जा सकता है, एक वॉल्यूम कांस्टेंट रख के और प्रेशर कांस्टेंट रख के। वॉल्यूम कांस्टेंट रख के हीट करते हैं तो उसको स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं। प्रेशर कांस्टेंट रख के रखते हैं तो स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं। उसका रेशियो कहलाता है गामा, व्हिच इज हैविंग वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैसेस। गर्मी आ गई यार यहाँ पे, उधर का कैसा मौसम है? गरम सर। गर्म, मुझे फैन ऑन करना पड़ रहा है ना, तो फुल स्पीड पे चलाना पड़ रहा है। खैर ठीक है। अच्छा, आप लोग क्या भी गर्मी पड़ती है? यस सर। अच्छा चलिए, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन अचीव हो गया। तो आई कैन राइट दिस। तो एडियाबेटिक के लिए कुछ और लॉज होते हैं, मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, जरा इसको ध्यान से रट लीजिएगा जो मैं लिखवा रहा हूँ। लिख लिया क्या आपने? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अच्छा, एक बात और लिखे, जो सीपी की वैल्यू होती है दैट इज, एक होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, इसको बोलते हैं क्या? मेयर। इसको हम डिराइव करेंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, अगला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे वहां पे डिराइव करेंगे। अभी आप इसको याद कर लो कि द डिफरेंस ऑफ सीपी एंड सीवी इज इक्वल टू आर। यू नो व्हाट इज आर? आर इज गैस कांस्टेंट। ठीक है, मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको, मेयर्स। और एक बात याद रखिएगा, सीपी इज ऑलवेज मोर देन सीवी। क्यों? व्हाई दिस लाइक दैट? नो, इट इज नॉट। रेडबर्ग कांस्टेंट नहीं होता बेटा। रेडबर्ग कांस्टेंट तो एटॉमिक फिजिक्स में आता है, दिस इज गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट होता है ये। रेडबर्ग कांस्टेंट भी आर से ही लिखते हैं, कैपिटल आर से, वो एक अलग चीज होती है। कौन है? वेदांत। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सीपी जो होगा वो हमेशा मोर देन सीवी होगा। क्यों, बता सकते हो कोई? देखो, जब आप गैस को, सीवी का मतलब क्या है बेटा? सीवी का मतलब ये है कि आप गैस को एक फिक्स कंटेनर में हीट कर रहे हैं, और सीपी का मतलब है कि आप गैस को एक फ्री कंटेनर में, यानी गैस का कंटेनर फ्री है और इसका वॉल मूवेबल है। तो मुझे बताना, जब आप हीट करोगे कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस में,
तो गैस फैलना भी शुरू हो जाएगी। जब गैस फैलेगी, अब तो आप मुझे खुद बताओ लॉजिकली कि किस प्रोसेस में आपको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देना होगा, जब गैस को फिक्स करके हीट करेंगे या गैस को प्रेशर कांस्टेंट यानी मूवेबल करके फ्री हीट करेंगे, इन विच केस इट इज मोर हीट इज नीडेड। यस वेरी गुड। फर्स्ट केस में फर्स्ट केस में कम होगा ना, बिकॉज जब वो एक्सपैंड हो रहा है तो कुछ आपका हीट एक्सपेंशन भी हो जाएगा, सम हीट। वेरी गुड। तो आपका सीपी क्या होता है, मोर देन सीवी, बिकॉज हियर सम हीट इज यूज्ड बाय एक्सपैंडिंग गैसेस। कुछ हीट जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो आपका कुछ चला जाएगा किसमें, एक्सपेंशन में, और कुछ क्या करेगा, टेम्परेचर को राइज। लेकिन वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो ओनली टेम्परेचर राइज हो रहा है, सम हीट इज यूज्ड बाय expansion, used by expansion of, used for, by के बजाय you should write here for, used for expansion of gases and some for temperature। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अच्छा व्हाट अबाउट हियर, यहां पे एक्सपेंशन तो हो नहीं रहा, गैस के वॉल्यूम तो रिजिड है, फिक्स्ड है, तो व्हाट आई कैन से हियर हीट ओनली फॉर टेम्परेचर राइज। तो लॉजिकली ये बताए किसमें ज्यादा हीट होगा, किसमें ज्यादा हीट रिक्वायर होगी, तो ऑफ कोर्स बात है इसमें मोर हीट नीडेड होगा। देन सीवी, तो सीपी में इसलिए सीपी की वैल्यू ज्यादा होती है और सीवी की वैल्यू कम होती है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। यस सर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ भाई व्हाई दिस वैल्यू ऑफ सीपी इज मोर देन सीवी, और क्या सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है। आई होप वेरी इजीली यू कैन शो दिस विद द डायग्राम कि व्हाट इज हैपनिंग। इसमें दो जगह हीट जा रही है, इसमें एक ही जगह हीट जा रही है, तो जाहिर सी बात है एक जगह दो लोग खाना खा रहे हैं, एक लोग एक जगह, तो ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ फूड विल बी मोर, तो यहाँ भी हीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। इसको नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा। नोट कर लिया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए मेयर्स लॉ का मैं एक और रिजल्ट लिख रहा हूं, Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये फॉर्मूला कब होगा, जब आप लिखेंगे जूल पर मोल पर केल्विन, जिसको हम लिखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं इसको बेटा, क्योंकि देखिए जूल पर मोल आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। लेकिन अगर आप इसी को लिख दे Cp माइनस सीवी, ये हो जाएगा R बाई एम। एम क्या है, मोलर मास। ये कब यूज करेंगे, जब आपका होगा जूल, मोल के बजाय किसमें होगा, किलोग्राम। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार। यहां पे क्या है, मोल, इसको हम बोलते हैं मास स्पेसिफिक हीट। क्यों, क्योंकि जो आपने अमाउंट मेजर किया वो मास में मेजर किया, मास स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसको नोट करिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अगर हम ये लिख दें, आप इसको नोट करें, ऑक्सीजन के लिए और नाइट्रोजन के लिए एक मिनट, इसको ए और बी, जो क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस में, मैं डायरेक्ट वही क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ए बाई बी। ठीक है, फाइंड ए अपॉन बी। सर अपॉन में जे भी होता है, जे का मतलब क्या हो बेटा, वेदांत जे नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं, अपॉन में जे भी होता है। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, सर एम के बदले, एम के बदले जे, एम मतलब समझा नहीं, व्हाट इज जे, जे है क्या चीज, मतलब जे है क्या, एम तो मैं कैपिटल एम तो मोलर मास हो गया, कैपिटल आर गैस कांस्टेंट हो गया, व्हाट इज जे, स्मॉल जे, जूल। यस वेदांत, व्हाट इज जे?
देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट होगा, जरा देख के बता, जिस बुक से आप उसको देख रहे हैं आप मुझे देख के बताएं कि व्हाट इज जे। जे का मतलब क्या है? जे स्टैंड्स फॉर, जे फॉर जोकर है, जे फॉर जूर है, एक्सप्रेस्ड इन हीट एंड वर्क यूनिट्स। आई एम नॉट गेटिंग, क्या आप कहना चाह रहे हैं? आप ऑडियो में आके मुझे बताएं कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। बिकॉज सिंपली आर का मतलब जूल पर मोल पर केल्विन में, तो आर लिखते हैं, ठीक है, ओके। एंड इफ यूर, इट इज सिंपल, वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और अगर जूल पर किलोग्राम, जिसको मास स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, दैट इज जूल पर आर बाई एम। चलिए क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन के लिए आपने ये क्वेश्चन लिखा, नाइट्रोजन के लिए क्वेश्चन लिखा, कह रहा है ए बाई बी की वैल्यू बताओ अगर सीपीसीबी मोलर स्पेसिफिक हीट है। क्या होगा ए बाई बी की वैल्यू अगर मोलर स्पेसिफिक हीट है? मोलर स्पेसिफिक हीट, तुषार इज सेइंग, ओके तुषार, और लोग आंसर दे। ए बाई बी की वैल्यू, यानी तुषार आपके अकॉर्डिंग 16 आएगा ए बाई बी की वैल्यू। Yes, sir. ठीक है, अदर स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बाई बी अगर सीपीसीबी मोलर स्पेसिफिक हीट? अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ यार, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। कोई भी गैस लो तुम, अगर आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है तो सीपी माइनस सीवी क्या होगा? आर। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए भी। और सीपी माइनस सीवी क्या होगा? आर। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए भी। सीपी माइनस सीवी होगा आर किसके लिए? CO2। किसी भी गैस के लिए सीपी माइनस सीवी आर के बराबर होगा अगर आपका स्पेसिफिक हीट किसमें दिया हुआ है? मोलर में। ऊपर देख लो जरा, तो ए बाई बी की वैल्यू क्या होगी? 1 आ जाएगी क्या? बिकॉज दोनों आर है, तो R ए by बाई आर क्या बन जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा आंसर। ठीक, द करेक्ट आंसर इज 1। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 1 इज द करेक्ट आंसर। yes, sir. ओके ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता है सीपी एंड सीवी आर इन जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, तो आंसर क्या होता? अगर मैं इसी में बोल देता कि फाइंड ए बाई बी इफ सीपी एंड सीवी आर इन जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, तो आंसर क्या होता? तो अब आपका आंसर डिफरेंट होगा, है ना? यू नो व्हाई? बिकॉज यस, टेल मी द आंसर व्हाट। हाँ, अब आंसर क्या आ जाएगा? Sir, repeat करना question. मैं कह रहा हूं कि अगर इसी क्वेश्चन पे बोल दो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू ए एंड सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू बी, ये है ऑक्सीजन के लिए, ये है नाइट्रोजन के लिए, और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सीपी Sir, सीवी इसका आएगा R by 2. आर बाई 2, ओके, नो 16 by 14 आ रहा वेदांत का, ओके। सीपी एंड सीवी आर इन By जूल पर किलोग्राम पर कैलोरी। इट मींस अब आपको जो सीपीसीवी है वो मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं दिया हुआ है, इट इज नॉट मोलर स्पेसिफिक हीट नाउ, ये कुछ और है। Sir, CP minus CV equal to A का आंसर आ रहा है R by 2. आर बाई 32 ना, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है, Yes, sir. तो ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं? ए का मतलब हो गया आर बाई 32, Yes, sir. Yes, sir. और ये क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन क्या होता है? आर बाई 28। अरे 2 कैसे भाई? मोलर मास कैपिटल एम होता है ना, मोलर मास क्या होता है? 32 और उसका 28। ठीक, तो व्हेन यू आर डूइंग ए बाई बी, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं आप? आर बाई 32 इंटू 28 बाई आर। ए की वैल्यू है आर बाई 32, बी की वैल्यू आर बाई 28, आर से आर कैंसिल, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? 4 7 जा एंड 4 8 जा, एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है, दिस इज द आंसर। वेदांत अपना आंसर चेक करिए, आपने उल्टा कर दिया है, इट इज नॉट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, बिकॉज इट इज आर बाई एम। तो ये क्वेश्चन आपके जेई में 2019 में 18 में पूछा गया है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, इट इज देयर इन द बुक, आप चेक करेंगे बहुत आराम से मिल जाएगा। कि बोला था सीपी माइनस सीवी ए दिया, सीपी माइनस सीवी बी दिया, और कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी इफ सीपी एंड सीवी आर इन जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो जैसे ही जूल पर किलोग्राम है, मतलब मास वाले की बात है आर बाई एम, और मोलर वाले की बात होगी तो नेम क्या है? कौन सी बुक आपकी? ये प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है, ये देखिए, are able to see the book?
ये बहुत सारी किताबें आती है मेरे पास, तो किताबें बहुत सारी है। जेई मेंस की प्रीवियस ईयर बुक आती है, जेई एडवांस की बुक आती है, यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, आई कैन शो यू देयर, है ना। इस तरह की किताबें आती हैं जो प्रीवियस ईयर जेई एडवांस की किताबें, तो यू उस किताबों में आप जाके देख सकते हैं। उसमें चैप्टर वाइज हर चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस के 10 साल 12 साल के क्वेश्चंस दिए हुए, ठीक है। ओके, चले आगे अगले कंसेप्ट की तरफ चले हम क्या? यस सर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आए कि हमें कितने इक्वेशन मिलेगा इसके, 5 इक्वेशन, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, सॉरी 4 मिले ना, नो ठीक है। अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल कह रहा है इफ PV पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर आइसोबारिक, तो फाइंड n। तो कह रहा है अगर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हम PV की पावर n लिख दें तो n की वैल्यू क्या होगी? आइसोबारिक का मतलब क्या हो रहा है, बिल्कुल ट्राई करिए, यस यू ऑल ट्राई। कह रहा है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अगर मैंने PV पावर n लिख दिया, n क्या होगा? आइडियल गैस की बात हो रहा है, फॉर आइडियल गैस के लिए बात हो रही है। P इज इक्वल टू 0 करना है, आप मुझे n की वैल्यू बताओ क्या? P 0 नहीं होगा, प्रेशर कांस्टेंट करना है। गामा नहीं, गामा तो उसमें आता है ना, PV के एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा आता है, इसमें कहां से गामा आ गया? ये तो आइसोबारिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है, गामा कहां से आ जाएगा इसमें? देखो आइडियल गैस में, चलो एक हिंट देता हूं, यू हैव दिस आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to n is equal to P by V gamma, P by V gamma. No, I don't, I'm not getting Simran, आप क्या कह रही हैं? देखिए सी सिंपल, बहुत आसानी से बताता हूं क्या होगा। PV की पावर, दिस इज PV is equal to nRT हो गया। ओके, अब आपको करना क्या है बेसिकली, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। नाउ यू हैव टू राइट PV पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आई कैन राइट वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है, जरा वॉल्यूम को रिप्लेस करने की कोशिश करिए। व्हाट कैन वी राइट एज वॉल्यूम, nRT अपॉन P लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, Yes, तो अब sir. इसमें पुट करिए जरा P की जगह, लेट मी पुट, अच्छा वैसे एक मिनट आई एम गोइंग टू शो, ठीक है मुझे, अच्छा मैंने आपको अभी ये नहीं बताया ना, स्लोप ऑफ PV ग्राफ नहीं बताया ना, ठीक है एक मिनट, इसीलिए आपको दिक्कत वरना बहुत आसानी से बता सकते हैं, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि प्रेशर, अच्छा ये बताया अगर आइसोबारिक प्रोसेस है और मैं PV ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, प्रेशर वॉल्यूम ऐसा कुछ बनेगा क्या, ऐसा कुछ बनेगा? चलिए मैं इसको आपको तब बताऊंगा इस तरह क्वेश्चन को जब मैं आपको स्लोप ऑफ PV ग्राफ बना दूंगा, अभी इसको होल्ड करते हैं, क्योंकि मैं सब आपको ना सारे क्वेश्चन एक साथ ही कराऊंगा कि PV पावर n होगा तो आइसोबारिक के लिए क्या होगा, आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, n की वैल्यू अलग, जिसको हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के नाम से पढ़ेंगे। तो ऐसा करते हैं ना, हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को एक साथ पूरा उसका वर्क डन सब एक साथ ही पढ़ते हैं। अभी हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज फिर मैं यहाँ भी पढ़ाऊँ फिर वहां भी पढ़ाऊँ, 2 बार एक्स्ट्रा टाइम लेगा, लास्ट में पढ़ाता हूँ लेक्चर के और एक साथ पढ़ाते हैं।
ठीक है, चलिए इसको आप एक पेज अगर लिखा है तो आपने इसको एक पेज छोड़ दीजिए, आगे जब पढ़ाएंगे तो वहां पे कंप्लीट कर। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस कम टू द अनदर टॉपिक which is pressure exerted by gas. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेशर exerted by gas on container wall. बहुत ही कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे, मैं डेरिवेशन नहीं करवाने जा रहा हूं, देखिए होता क्या। अच्छा, कोई बता सकता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्यों प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वॉल पे? You know the gas molecules are in continuous motion. वो वॉल पे टकराते हैं, टकराने के बाद रिबाउंड होते हैं, रिबाउंड होने की वजह से उनकी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम चेंज होगा। क्या बेटा बोलो? यस सर। ओके ठीक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो देयर विल बी अ मोमेंटम चेंज। और आपको पता होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, व्हेन देयर इज अ मोमेंटम चेंज देयर विल बी फोर्स एक्सर्टेड। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो देयर विल बी फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस। मोमेंटम चेंज से क्या होगा, फोर्स लगेगा, और प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो हम ये सारा कुछ मैकेनिक्स लगाने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ऑन द कंटेनर वॉल। मैं आपके अभी डेरिवेशन नहीं कराने जा रहा हूं, हम बस सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं और उसका एप्लीकेशन कराने जा रहा हूं। इट इज गिवन देयर इन द एनसीईआरटी बुक, आप आराम से उसको कर सकते हैं। अगली क्लास में अगर हम मिलेंगे तो आप अगर मुझे बता देंगे सर की डेरिवेशन समझा दिए तो मैं आपको समझा दूंगा। अभी सीधा फॉर्मूले पाते हैं। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, कंसेप्ट है, पहले मोमेंटम चेंज निकालेंगे, मोमेंटम चेंज से फोर्स निकालेंगे। आपको पता है F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो वी आर गोइंग टू डू दैट फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स, और फोर्स निकल जाएगा तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया करने से हमें प्रेशर एक्सर्टेड का फॉर्मूला मिलेगा। ठीक, तो जो मुझे रिजल्ट मिलता है दैट इज P इज इक्वल टू 1/3 रो मतलब डेंसिटी VRMS का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वल टू P 1/3 रो क्या होगा, डेंसिटी, VR क्या है यहाँ पे, RMS स्पीड, रूट मीन स्क्वायर। अब आप पूछेंगे सर ये क्या चीज है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अभी समझाता हूं कि इसका क्या मतलब होता है। RMS स्पीड ऑफ गैस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड 1/3 VRMS स्क्वायर, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 VRMS का स्क्वायर, VR लिखेंगे तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 3P बाय रो इज इक्वल टू VRMS के स्क्वायर। तो आई कैन ऑल्सो गेट, सर ये तो आगे है चैप्टर में, सर ये तो आगे मैं समझा मैं आपको, molecules, सॉरी velocity of gas molecules, हाँ फिर से बोलिए, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। yes sir, हाँ मैं VRMS क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहे हो वेदांत, आगे चैप्टर में मतलब? ऑफ कोर्स मैं आपको नए टॉपिक की तरफ लेकर है ना, दैट्स व्हाई मैंने ऊपर हेडिंग भी तो लग दी है। ठीक, अभी हम मैं इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपको सीधा क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट के 15 मिनट तक। लास्ट 15-20 मिनट्स विल बी डेडिकेटेड ओनली फॉर द क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन टॉट टुडे। तो 3P बाय रो इसको लिख सकते हैं, और मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं अंडर रूट 3P बाय रो इज इक्वल टू VR। अब VRMS क्या होता है अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं। तो ये एक तो फॉर्मूला याद रखिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस का, 1/3 रो V स्क्वायर, रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द गैस, और VR क्या हो गया, RMS स्पीड। व्हाट इज RMS स्पीड, आई विल टेल यू। तीन तरह के स्पीड होते हैं, मैं आपको बताता हूं, जब ये नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा। तो प्रेशर में हम RMS स्पीड का टर्म लाते हैं, VR लिखेंगे शॉर्ट में, इसका मतलब है VRMS। VR के बदले C लिख सकते हैं आप, लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं, एक्चुअली RMS स्पीड C कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं, इसलिए आप RMS स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो गया। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे चेंज होगा VRMS। तो C का टर्म हमने यूज कर रखा है कांस्टेंट के लिए, दैट्स व्हाई मिक्स हो जाएगा।
ओके, मैं मूव ऑन। यस सर, यस सर। सी देखिए स्पीड, देखिए सी का मतलब स्पीड होता है, लेकिन एक खास तरह की स्पीड है ना, आरएमएस स्पीड है। क्या होती है उसके लिए आपको, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग वी आर। अभी देखेंगे आरएमएस स्पीड तो देखिए बेटा। अच्छा मैं आपसे एक बात करूं कि व्हाट इज, अगर इस गैस कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या सारे गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम है या अलग या अलग अलग गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड अलग हो सकता है? आप तो ये कह नहीं सकते, बिकॉज गैसेस आर इन रैंडम मोशन। तो किसी मॉलिक्यूल को कुछ होगा, किसी मॉलिक्यूल कुछ होगा, किसी मॉलिक्यूल को कुछ होगा। मान लेते हैं 5 मॉलिक्यूल्स, एक का स्पीड 2 है, एक का 3 है, एक का 2 अगेन है, एक का 4 है, एक का फॉर एग्जांपल 3 है। ये मान लेते हैं 5 मॉलिक्यूल से स्पीड है। ओके, समझ में आ रही बात क्या बेटा? हमने माना कि इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स है और पांचों मॉलिक्यूल्स के स्पीड अलग है। तो एक तो होगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल स्पीड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 2 + 3 + 2 + 4 + 3 अपॉन 5। ये तो समझ में आ रहा होगा एवरेज स्पीड, कि सारे मॉलिक्यूल की स्पीड को जोड़ो और उनके नंबर से डिवाइड कर दो। आई होप यू आर गेटिंग। समझ में आ रही क्या बेटा ये वाली बात? यस सर। अब एक होता है, देखो दूसरा क्या है बेटा, आरएमएस। आरएमएस का मतलब होता है क्या? रूट मीन स्क्वायर। इसको फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दो मतलब जितने भी नंबर है सबका स्क्वायर करो, फिर उनका मीन लो, फिर उसका रूट लो। एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ये सारे नंबर्स को स्क्वायर किया और फिर हमने उसको मीन लिया। मीन लेने के लिए डिवाइड कर दिया किससे? 5 से। अब रूट स्क्वायर कर दिया, मीन कर दिया, अब रूट कर दो। ये जो वैल्यू होगी दैट इज नोन एज व्हाट? वीआरएमएस। ठीक है, समझ में आया क्या? तो दो तरह की स्पीड है, एक वीआरएमएस का मतलब है स्क्वायर मीन रूट। रूट आरएमएस होता है, रूट मीन स्क्वायर। करते कैसे? उल्टा करते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन करते हैं, फिर उसका रूट कर देते हैं। तो जो हमने प्रेशर के फॉर्मूले में यूज किया स्पीड, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस स्पीड होता है। ठीक है, यस दिस इज फाइन। यस सर। ठीक है, तो अब देखिए मैं निकालता हूं यहां पे। अब मेरे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है आरएमएस स्पीड का। इसके बाद क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाएं आप लोग। तो आई एम गेटिंग एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस स्पीड। देखिए अब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का आरएमएस स्पीड किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आरएमएस स्पीड, ठीक है। तो अगर हम किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स को देखें, फॉर एग्जांपल ये गैस मॉलिक्यूल है, तो ये किसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा, ये किसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा। तो एक एवरेज स्पीड मतलब आरएमएस स्पीड है। तो वी आरएमएस की वैल्यू मैंने क्या निकाली? √3p/ρ। अच्छा ये बताइए, आइडियल गैस इक्वेशन में फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी के टर्म में याद है? आइडियल गैस इक्वेशन डेंसिटी के टर्म में P = क्या आया था? एक तो PV = nRT आती है। डेंसिटी के टर्म में क्या आया था? 3 फॉर्मूले मैंने बिल्कुल शुरू में आज लिखवाए थे। तीनों में से बताना जिसमें डेंसिटी का टर्म आ रहा है, देख के बताना। एक तो PV = बिल्कुल शुरू में आज लिखवाया मैंने, अभी दिखाता हूं मैं आपको। कहाँ गया? डेंसिटी वाला दिखा क्या एक्सप्रेशन? यस बताओ बेटा कौन सा है? ये रहा, P = ρRT/m या फिर PM = ρKT। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो मैं ये वाला, तो यहां से अगर मैं देखूं, लेट मी सी देयर, तो आई कैन राइट P = ρR टेम्परेचर इन अपॉन m। तो मुझे कहे P/ρ चाहिए, तो P/ρ को मैं क्या ले सकता हूं? RT/m। तो यहां से ये एक फॉर्मूला आएगा आरएमएस का, √3p की जगह क्या लिख दूं मैं? RT/m। अच्छा एक तो ये, दूसरा मेरे पास प्रेशर का फॉर्मूला ये भी आया, ρKT/m। बेटा स्मॉल m क्या चीज होती है? स्मॉल m
बोलो स्मॉल एम क्या है और कैपिटल एम क्या है? mass, अरे मास तो दोनों है, एक कैपिटल एम है एक स्मॉल एम है ना। capital M molar mass, और स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम क्या था? स्मॉल एम भी तो Mass of one molecule. एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। ये था मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल या वन मॉलिक्यूल, स्मॉल एम। और M2 क्या था? टोटल मॉलिक्यूल। तो अगर मैं इसको P बाई रो को ये भी लिख सकता हूँ, P बाई रो को मैं लिख सकता हूँ 3kT अपॉन एम, स्मॉल एम। तो याद रखना अगर R होगा तो कैपिटल एम होगा मोलर वाला, और K होगा तो स्मॉल एम होगा सिंगल वाला होगा। तो दीज आर द थ्री एक्सप्रेशन ऑन विच द मोलर मास और द आरएमएस स्पीड डिपेंड करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आरएमएस स्पीड क्या होती है। अच्छा, यहां से एक और चीज डिराइव कर देता हूं, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है बेटा? हाफ एम वी V स्क्वायर। square, ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस एवरेज, तो हाफ एम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। और वी आर एम एस का ये वाला फॉर्मूला लूंगा। पूछो क्यों ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूं? क्योंकि जब मैंने स्मॉल एम लिखा तो स्मॉल एम वाला फॉर्मूला, कैपिटल एम लिखूंगा तो कैपिटल एम वाला फॉर्मूला। तो ये मैं जो निकाल रहा हूं कि पर मॉलिक्यूल के निकाल रहा हूं। बहुत ध्यान से देखना बेटा, यही सब क्वेश्चन फंसाता है आपको। अगर मैं पर मॉलिक्यूल वाली बात कर रहा हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ स्मॉल एम, और वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या निकाला मैंने? 3kT बाई एम का स्क्वायर। तो स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो कैन आई राइट इट 3kT बाई एम, बिकॉज ऊपर एम से एम कैंसिल। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 3/kT। अच्छा, अगर मैं इसी को बोल दूं पर मोल की बात करूं, तो पर मोल में मुझे मास कौन सा लेना पड़ेगा? मोलर मास। तो इसी को मुझे कैपिटल एम लिखना होगा बेटा, और जब कैपिटल एम लिखूंगा तो कौन सा वी आर एम एस वाला उठाऊं? बीच वाला, बीच वाला उठाना पड़ेगा। तो हाफ एम, और इसका रूट है, स्क्वायर करूंगा तो रूट खत्म हो जाएगा, 3RT बाई कैपिटल एम। कैपिटल एम से कैपिटल एम कैंसिल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये चार फॉर्मूले मुझे मिले। देखो, अगर पर मोल है तो क्या आ रहा है? आर, और पर मॉलिक्यूल है तो क्या आ रहा है? के। याद रहेगा? yes sir, अच्छा, अब देखो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे या मास पे या दोनों पे? काइनेटिक एनर्जी। Sir, mass per. अरे भैया, काइनेटिक एनर्जी में एम का टर्म कहाँ है? एम का टर्म कैंसिल हो गया। काइनेटिक एनर्जी temperature, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। और आरएमएस स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर प्लस मास दोनों पे। तो प्लीज नोट दिस डाउन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नोट करने की बात क्या मिली मुझे? काइनेटिक ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी आगे आप देखेंगे रोटेशन वाला फॉर्मूला भी आएगा। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट का मतलब टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। और दूसरा इंपॉर्टेंट नोट करने की बात ये कि आरएमएस स्पीड डिपेंड्स ऑन व्हाट? Temperature and mass both. Okay, very good. Absolute temperature and mass of गैस, और बल्कि मैं बोल सकता हूं मोलर मास बोल देता हूं। नोट करना इस बात को। चलो, आज की थ्योरी बहुत होगी, अब आते हैं सीधे क्वेश्चंस की।
तो we got to know the RMS speed formula and we got the average kinetic energy formula. सर VO वाला क्वेश्चन, VO मतलब समझा नहीं बेटा, VO क्या है? ऊपर जो क्वेश्चन है प्रेशर कांस्टेंट वाला, पी पावर एन वाला, हाँ बिल्कुल कराऊंगा मैं, आपसे ज्यादा मुझे याद है। मैं आपको चारों, सिर्फ उसमें तो मैंने आपको सिर्फ आइसोबारिक पूछा है, मैं आपको आइसोथर्मल और सारे का फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा मैं आपसे। ठीक है, ये नोट कर लिया क्या आपने? यस सर। Yes, sir. चलिए मैं आपको क्वेश्चंस पहले दिखाता हूँ। ओके नाउ चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। Yes, I am getting one answer. Deepal Krishna कह रहा था वॉल्यूम इज V, प्रेशर P, द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। एक सिंगल तो कह रहा डेंसिटी क्या होगा, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। डेंसिटी क्या होगा, मैंने आपको बिल्कुल आज शुरू के लेक्चर में ही डेंसिटी का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला, कैपिटल एम स्मॉल एम सबके टर्म में मैंने डिराइव करवा रखा है। क्या आंसर होगा? सेकंड। वेरी इजिली, बहुत आसान। अभी मैंने लिखवाया था यार कि P इज इक्वल टू रो के टी बाई स्मॉल एम। तो पूछा डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, PM अपॉन के टी, सिंपल। सेकंड वाला ऑप्शन कुछ करना ही नहीं था, डिराइव करवा ही चुके हैं, कैसे डिराइव हुआ। ओके सेकंड ऑप्शन होगा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखना, देखना क्वेश्चन ये वाला। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ओके तो वेरी सिंपली इट इज सेइंग द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, बॉयल्स लॉ लगाना है। तो बॉयल्स लॉ के लिए बेटा कौन सा एक फॉर्मूला आता है P कांस्टेंट पे? क्या इक्वेशन आती है टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए? चार इक्वेशन है, चारों याद होना चाहिए। क्या इक्वेशन आता है टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए? व्हाट इक्वेशन यू गेट? सर P1 V1 इक्वल टू P2 V2। वेरी गुड। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो प्रेशर 1 कितना है 280 और वॉल्यूम 1 कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब। प्रेशर 2 क्या कह रहा है, कंप्रेस नहीं पता मुझे, प्रेशर 2 नहीं पता। वॉल्यूम 2 कितना दे रखा है 400। बहुत सिंपल, एक सिंपल लाइन टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए। तो यू आर गोइंग टू गेट 2 1 जा 200, तो 500 by 200 which is going to give me 2.5। 5 by 2 is the answer। बहुत आसानी से क्या मिल गया मुझे 5 by 2। ठीक है, ATM।
बॉयल्स लॉ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताना। ओके, 5/2 सर यूनिटी मेथड से भी हो सकता है, आप किसी भी मेथड से करिए, लेकिन हम तो आपको उसी मेथड से लेके चलेंगे जो गैसेस से रिलेटेड है, ताकि आपका कंसेप्ट थर्मोडायनामिक फिजिकली आप उस चीज को कर पाए। ठीक है, यूनिटरी मेथड तो बेसिकली यहाँ पे वैलिड होगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज होती है तो उसी को तो यूनिटरी मेथड कहते हैं। लीनियर प्रोपोर्शन है जब, कि 10 के लिए 5 तो 2 के लिए कितना होगा, दैट इज नॉट अ यूनिटरी मेथड। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, इट इज सेइंग 0.24 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गैस। 0.24 क्या है बेटा, यूनिट भी तो बता दो। कह रहा वॉल्यूम इतना दे रखा आइडियल गैस है इतने प्रेशर पे, ठीक है। कह रहा गैस को लीक कर दिया, प्रेशर हो गया कितना 125 किलो पास्कल। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस लीक, अमाउंट कितना लीक होगा। आप नंबर ऑफ मोल्स भी पता कर लेंगे तो भी आ जाएगा। तो 200 माइनस 125। 200 माइनस, अरे आपसे प्रेशर थोड़ी पूछा जा रहा है। यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट रखी जाएगी, क्या चीज, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट होगा, गैस जब लीक हो रही है नो टेम्परेचर। कहीं क्वेश्चन में ऐसा तो दिख नहीं रहा टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं होगा इसमें। एक कंटेनर है, उसमें से आप में गैस को कंटेनर माने लीक हो गया, कंटेनर कहीं से छेद हो गया और व्हाट एवर हैपेंस, और आपका यहां से कंटेनर में लीकेज हो गया और गैसेस बाहर आने लगे। तो व्हाट विल बी द कांस्टेंट, कंटेनर का क्या चीज कांस्टेंट होगा। गैसेस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे तो प्रेशर तो कम होने लगेगा। टेम्परेचर के बारे में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट होगा, क्वेश्चन थोड़ी दे रहा है कि कोई। अच्छा सॉरी 1 मिनट, ठीक है क्वेश्चन ने बता रखा है। ओके, अज्यूमिंग द टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट, वेरी गुड, ठीक है। सॉरी मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया था, उसने बोल रखा है कि टेम्परेचर क्या मानना है कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख के और क्या चीज कांस्टेंट होगा इसमें, कंटेनर का वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। इट मींस यू हैव दिस इक्वेशन नाउ, PV इज इक्वल टू, The gas not change. हाँ, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। अब देखिए यहाँ पे हम PV इक्वल टू कांस्टेंट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि वो तब लगाते हैं जब मास फिक्स्ड हो, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड हो। यहां से तो लीकेज हो रहा है, तो पहले मान लेते P1 V1 N1 RT1, और बाद में क्या मान लेते P2 V2 नंबर ऑफ मोल्स N2 RT2। अब आपसे क्वेश्चन ने बता रखा है कौन सी चीज कितनी है, कौन सी चीज कितनी है, तो आप रेशियो निकाल सकते हैं क्या इसका। Yes sir. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T से T कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है तो N से। तो लेट मी फाइंड द रेशियो, P1 V1 अपॉन P2 V2 इज इक्वल टू N1 RT1 अपॉन N2 RT2। सिंपल। तो आपको T से T कैंसिल, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है, कंटेनर भी सेम है, तो वॉल्यूम क्या होगा कांस्टेंट। P1 कितना दे रखा है 200 किलो पास्कल, और P2 कितना दे रखा है 125 किलो पास्कल। 200 minus 125. N1 अपॉन N2 ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 25 8 टाइम्स, 25 5 टाइम्स 8/5। तो आई कैन राइट दिस N1 इज इक्वल टू 8/5 N2, और 8/5 को कितना लिख सकते हैं 16। तो N1 जो हो गया 1/6 N2। N1 क्या है, पहले वाला मोल नंबर ऑफ मोल्स, और N2 क्या है, बाद वाला मोल्स, ठीक है। अब मुझे बता सकते हैं पहले वाले मोल्स कितने थे। P1 V1 इज इक्वल टू N1 अपॉन RT1। आप पहले वाले मोल्स निकाल सकते हैं क्या बेटा। P1 मुझे दे रखा है कितना 200 किलो पास्कल, किलो का मतलब 1000,
वॉल्यूम कितना दे रखा है, 8 इंटू 10⁻3। ओके, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.34, तो मैं 8 अप्रोक्सीमेटली 8 ले लेता हूं, सिंप्लीफाई करने के लिए 8 ले लेता हूं। और टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 ना, वैसे आर की वैल्यू तो होती है 8.314, मैं अब कैलकुलेटर यूज तो करूंगा नहीं, इसलिए मैंने 8 ले लिया। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स बिफोर। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है जरा बता सकते हैं? 8 से 8 गया, 300 से 100 गया, व्हाट आई एम गेटिंग, तो यहाँ पे व्हाट आई एम, हाउ मेनी मोल्स आई एम गेटिंग, जल्दी बताना बेटा कितना आ रहा है। तो आई एम गेटिंग 0,24 मोल। 0.24 आ रहा है क्या? यस सर, 0.24। 0.24, तो आई एम यहाँ पे 10⁻³ है, तो 0.2/3 आ गया नंबर ऑफ मोल्स बिफोर। नंबर ऑफ मोल्स बिफोर। N2 कितना होगा? N2 कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर कितने होंगे? हो गया N1/1.6। तो N1 कितना निकाला मैंने? 0.2/3 डिवाइड बाय 1.6, कैंसिल किया, कितना आ गया? 2/16, 2 16 48, ठीक है, 2/48 या फिर 1/24, ये आ गया N2। तो मुझे मिल रहा है नंबर ऑफ मोल्स बिफोर कितने बेटा? तो मैं इसको 2/30 भी लिख सकता हूं, 0.2/3 जिसको मैं 2/30 भी लिख सकता हूं, या फिर 1/15 लिख दूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नंबर ऑफ मोल्स बिफोर कितने थे? 1/15, और आफ्टर कितने? हाँ बेटा मैं आपका आंसर देख रहा हूँ, ओके आई एम सीइंग अविनाश। और नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर कितने? 1/24। तो लीकेज कितना हुआ होगा? माइनस कर दो, N1 - N2। आपसे पूछा कितना अमाउंट ऑफ गैस लीक हुआ, तो लीक होगा पहले वाले माइनस बाद वाले। बताओ आंसर कितना आ रहा है? आई डोंट थिंक यू, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा यार ये आपका 1/15 माइनस 1/, ये आंसर आएगा आपका लीकेज का। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द इक्वेशन। समझ में आ रही क्या सभी को? सर हाँ बताइए, पूछिए। सर ये 100 कहाँ से है 200 के बाद? 200 के बाद सर मल्टीप्लाई किया आपने। एक मिनट, 200, अच्छा ये 1000 होगा बेटा, 200 किलो पास्कल है ना, सॉरी 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 सॉरी, ये किलो पास्कल है ना बेटा, किलो पास्कल। किलो का मतलब होता है 200 इंटू 1000। एक मिस्टेक हो गया बेटा, एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1000 होगा, here will be a 1000। तो मैं एक मिनट फिर से सॉल्व करता हूं। ओके समझ में आ गया मैंने इसको, एक मिनट, थैंक्स फॉर नोटिंग दिस डाउन। ये किलो पास्कल है, किलो पास्कल का मतलब हुआ, चलो मुझे अच्छा लगा किसी स्टूडेंट ने तो नोटिफाई किया, ठीक है। तो N1 निकालिए बेटा कितना आ रहा है, व्हाट इज N1? P1 प्रेशर कितना होगा? 200 किलो पास्कल, किलो मतलब 1000। वॉल्यूम कितना दे रखा? 8 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू 8.314, लेट मी टेक इट 8। टेम्परेचर दे रखा 300 कैलोरी, तो डायरेक्ट 300 रख दिया। तो नाउ आई एम गोइंग टू गेट दैट, ये 10⁻3 ये दोनों कैंसिल, 8 से 8 क्या हो गया? कैंसिल। यस और ये सर। 0 0 से क्या हो गया? कैंसिल। तो N1 मुझे मिल गया 2/3, सिंपल 2/3। N2 कितना होगा? N1/1.6, जिसको मैं लिख सकता हूं N1 कितना है? 2/3, 1.6, डेसिमल ऊपर गया 0, तो 20/3 इंटू 16, ये चला जाएगा 4 से, 4 5 टाइम्स, 4 4 जा, तो 5/12 आ गया N2। तो हमारे पास आंसर आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स बिफोर लीकेज कितना है N1? 2/3 मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर लीकेज कितने आ गए? 5। अब समझ में आ रहा है? अब तो कोई गलती नहीं हुई।
यस सर। अब तो सही है, ठीक। तो लीकेज कितना हुआ आप माइनस कर देंगे कि नंबर ऑफ मोल बिफोर और नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, बिफोर और आफ्टर को माइनस करेंगे, यू विल गेट द आंसर। लीकेज का वैल्यू मिल जाएगा। N1 मेरे पास है 2/3 और N2 मेरे पास है 5/12। वॉट एवर द वैल्यू इज कमिंग यू कैन गेट द वैल्यू। ठीक है, टाइम कितना हो गया आज में? ओके, मैं एक क्वेश्चन और देख सकता हूं। इसको नोट कर लीजिए जरा। पहले हमने आज जो थर्मल इक्वेशन लगाई P1 V1 इक्वल टू P2 V2, टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट किया। एक इक्वेशन मिला मुझे कि N1 की वैल्यू है इसके बराबर। फिर वहां से हमने N1 की वैल्यू कैलकुलेट की PV इक्वल टू nRT से, विच इज कमिंग आउट टू बी 2/3। और इसकी मदद से मैंने फिर N2 निकाला और लीकेज की वैल्यू हो गई नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एंड नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर। ओके, यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और है, ये जरा आप देखना जरा तो क्या कह रहा है ये। द थर्मल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ चलो, ये आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, 1 मिनट में हो जाएगा। ये नोट कर लेना, ये वाला प्रॉब्लम आपने नोट कर लिया, पिछला वाला। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश। लास्ट क्वेश्चन है, बाकी मैंने मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन तो कवर कर लिया है। केटीजी का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का 30% 20% बचा हुआ है, अगली क्लास में कवर हो जाएगा। फिर हमारे पास थर्मल फिजिक्स का एक चैप्टर बचेगा, थर्मोडायनेमिक्स। क्या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऑफ अ जार फिल्ड विद गैस आर दिस व्हेन अदर गैस। एक में 2pp है और कह रहा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा। दीपक कह रहा है 3। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। यस सर। सिंपल, बहुत आसान प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? पीवी इक्वल टू nRT। यस सर। तो आप निकालो नंबर ऑफ मोल्स पहले वाले में, क्या होगा? N1 इक्वल टू, तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिल गया PV अपॉन RT। तो पहले वाले में प्रेशर कितना P, वॉल्यूम कितना V, टेम्परेचर कितना T रख दिया। बाद वाले में कितना है? प्रेशर कितना 2P, वॉल्यूम कितना V/4, R की जगह तो R रख देंगे, और टेम्परेचर कितना है 2T। ठीक है, कैंसिल करते हैं जरा। व्हाट इज गेटिंग कैंसिल? 2 से 2 कैंसिल। आई एम गेटिंग PV अपॉन 4 RT। डिवाइड कर लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स A to B, N1 अपॉन N2, N1 अपॉन NT, PV अपॉन RT डिवाइडेड बाई PV अपॉन 4 RT अपॉन P। PV से PV कैंसिल, RT से RT कैंसिल, 4:1 आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन है। वेरी गुड, ग्रेट। सभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर, फर्स्ट है, वेरी गुड। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस सर। चलिए, ओके। इस क्वेश्चन को नोट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। यस सर। ठीक है, Yes, sir. इसका ले लो, इसका ले लो। यस टेम्परेचर को केल्विन में रखना, याद रखना हमेशा टेम्परेचर केल्विन में रखना। इसका ले लो। यस सर। ठीक है, और हाँ ठीक, इसका भी ले लो। 4 क्वेश्चन ले लो। यस सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट मी मेक, अच्छा होस्ट, ठीक है, आई एम लिविंग। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग।